जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरए में अपात्र से पात्र कैसे हों। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि यदि व्यक्ति एनेक्चर 2 में अपात्र हो जाता है तो फिर उसकी पात्रता कैसे निश्चित हो पाएगी। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराएं। देखिए, जब आप अपात्र हो जाते हैं एनेक्चर 2 में तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं जो आपका डॉक्यूमेंट बेस है वो गड़बड़ हो रहा है, वो पॉलिसी के अनुसार नहीं है या तो वो क्लैश हो रहा है। इस वजह से डॉक्यूमेंट्स के रिजेक्शन के वजह से आपकी अपात्रता हो जाती है, क्योंकि आपको एक्चुअली क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना चाहिए वो समझ में नहीं आता। देखिए कैसा है, लोगों को हमने देखा है जब वो अपना जोड़ पत्र भरते हैं 3, 4 जो भी जिस अनुसार से, जैसे 2000 का जोड़ पत्र भरते हैं, 2011 का जोड़ पत्र भरते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरा बोरी उठा के डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट लगा देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से हमें समझ में नहीं आता कि हमें एक्चुअली क्या डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए थे और उसका बेस क्रिएट होता है कि नहीं होता है, ये नहीं समझ है हमें। इसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है तो हम लोग गलती करते हैं। देखिए, गलती सबसे होती है लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है। अब क्या है, देखिए, अगर आपकी पात्रता निश्चित करनी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे रिसिप्ट, असेसमेंट टैक्स, अगर यदि ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं तो इस बेस पे आपकी पात्रता हो सकती है। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट का बेस होगा तो आपका आराम से पात्रता हो जाएगा। यदि कोई 1 डॉक्यूमेंट का बेस है तब पर भी पात्रता निश्चित होगी। लेकिन कैसा है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका डॉक्यूमेंट कितना वैलिड है। देखिए, आप एक ही घर में रहते हैं, पिताजी हैं, बेटे हैं, बेटा अलग हो गया, अब उनको पिताजी ने अपने घर का एक हिस्सा दे दिया। अब कैसा है, जब आपको हिस्सा दे दिया गया तो आपने क्या किया, वही जो पिताजी के डॉक्यूमेंट थे उसी डॉक्यूमेंट के बेस पे आप चल रहे हैं। अब क्या होता है, अचानक सर्वे आता है सारे का, तो जब आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो तो आपका वोटर आईडी और पिताजी का वोटर आईडी एक ही घर में दिखता है। लाइट बिल आपने लगाया नहीं होता है, सर्वे रिसिप्ट होगा नहीं आपके पास में, असेसमेंट भर नहीं रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपात्र हो जाओगे। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन समझने की ज़रूरत है। देखिए, स्ट्रक्चर्स आपके पास में हैं, हम मानते हैं, लेकिन क्या है, आप डॉक्यूमेंट बेस क्रिएट नहीं करते उसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए अलग से आपका डॉक्यूमेंट बेस जो क्रिएट होना चाहिए वो नहीं क्रिएट होता। और कैसा होता है, हमें ऐसा लगता है अरे स्ट्रक्चर है हमें। देखिए, यहाँ पे सारे में क्या है, स्ट्रक्चर के बदले में स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। स्ट्रक्चर में आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपकी पात्रता की जाती है, तब आपको अल्टरनेट अकोमोडेशन दिया जाता है। तो हमें कैसा है, यदि आप पहले गलती कर चुके, कोई बात नहीं, गलतियां होती है, लेकिन आप अपात्र हो चुके हैं तो आपको करना क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब आप अपात्र हो जाते हैं, देखिए अपात्र का रीज़न क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया गया, या तो आपका रूम समाविष्ट है, या तो आपके पास डॉक्यूमेंट का बेस जो पॉलिसी के अनुसार 2011 तक का लास्ट होना चाहिए, 1/1/2011 तक का, वहाँ तक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आप अपात्र हो। तो आपको कैसा है, समझना पड़ेगा कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है। कभी कभी क्या होता है, आपके पास में 2000 का भी डॉक्यूमेंट है, 95 का भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास में 2011 का भी डॉक्यूमेंट है, फिर भी आप अपात्र होते हैं, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ करना है। इस वजह से आप अपात्र हो जाते हैं। तो आप अपात्र हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है। देखिए, आप जब अपात्र हो जाते हो, अगर अपात्र में दिया गया है कि
आपके डॉक्यूमेंट नहीं जमा हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आप जमा कराएं। यदि आपको डॉक्यूमेंट के बेस पे अपात्र किया गया है तो आपको एडिशनल कलेक्टर के पास में अपील करना है। देखिए, मुंबई में 2 एडिशनल कलेक्टर्स है, एक ईस्टर्न सबब, एक वेस्टर्न सबब। देखिए, वेस्टर्न सबब के एडिशनल कलेक्टर बांद्रा में बैठते हैं और ईस्टर्न सबब के एडिशनल कलेक्टर चर्चगेट में बैठते हैं। अब कैसा है, आपका किसके जुरिडिक्शन में एरिया आता है उस हिसाब से आपको अपील करना है अंडर सेक्शन 35। अब देखिए, जब आप अपील फाइल करते हो तो आपको कैसा है, जो डॉक्यूमेंट बेस आपका पात्रता के दौरान नहीं लिया गया है वो डॉक्यूमेंट बेस आप डाल के उसका हियरिंग लगेगा, उसका आर्गूमेंट कीजिए और बताइए कि देखिए एनेक्चर 2 में मेरे पास ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स को एनेक्चर 2 में नहीं लिया गया, इस वजह से मेरी पात्रता नहीं हो पाई और मैं अपात्र रह गया। तो एडिशनल कलेक्टर आपके केस को रिमांड बैक करेंगे। रिमांड बैक करने के बाद सक्षम प्राधिकारी के पास में आपका केस आएगा तो वहाँ पे हियरिंग लगेगी और वहाँ से ऑर्डर पास हुआ जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप पहले नहीं प्रोड्यूस हुआ था अब प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन कराएंगे और उसकी पात्रता कर देंगे। तो अपात्र से पात्र होने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन देखिए इसका समय लगता है। अगर यदि आप एडिशनल कलेक्टर में अपील फाइल करते हो तो ऑटोमेटिकली 3 से 4 महीना पकड़ के चलिए। सक्षम प्राधिकारी में भी आते हैं, आपकी हियरिंग होती है तो 3 से 4 महीना पकड़ के चलिए, तो ऑटोमेटिकली समय तो लगने वाला है आपका। ठीक है, आपके अनुसार नहीं चलेगा, जो भी अथॉरिटी है अथॉरिटी के हिसाब से चलेगा, क्योंकि कैसा वर्कलोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना समय लगेगा। अब आप ये समझ गए कि एडिशनल कलेक्टर के यहाँ से रिमांड बैक करके लेके आते हैं और सक्षम प्राधिकारी के पास में आपकी हियरिंग होती है और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और वेरीफाई होने पे वो जिनून पाए जाते हैं तो उस बेस पे आपकी पात्रता हो जाएगी। लेकिन अब एडिशनल कलेक्टर जो थे, जो पहले सिर्फ केस को रिमांड बैक करते थे, अब उनके पास में ये भी पावर हो गया है कि जो अपात्र केसेस हैं सक्षम प्राधिकारी के वो अपील में जाते हैं तो एडिशनल कलेक्टर उस पर ऑर्डर दे के उसकी पात्रता भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपका एडिशनल कलेक्टर के पास से भी पात्रता हो सकती है, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं, जिन्होंने हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर दिया जाएगा और वहीं से एनेक्चर भी इशू हो जाएगा एडिशनल कलेक्टर से, क्योंकि उनको दिसंबर 2022 से एडिशनल कलेक्टर एम्पावर हो गए हैं। जो भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपात्र किया जा रहा है उस केस को डायरेक्टली एडिशनल कलेक्टर भी पात्र कर सकते हैं। तो या तो केस आपका रिमांड बैक आए तो सक्षम प्राधिकारी के पास में, यदि आपका केस एडिशनल कलेक्टर से ही पात्रता की जाए तो आपका एडिशनल कलेक्टर से ही पात्रता हो जाएगी। अपात्र से पात्र होना बहुत ही मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि आपको जागरूक होना। जब आप अवेयर रहेंगे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, आपकी पात्रता कैसे होगी, आप अपात्र हो तो आप पात्र कैसे होंगे, जब आपको सब कुछ मालूम होगा तब तो आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोसीजर मालूम नहीं होने के कारण हमें भटकना पड़ता है और हम अपने केस को ऐसे ही लटका के बैठे रहते हैं। ज़रूरी है प्रोसीजर फॉलो करें, कोशिश करें कि एडिशनल कलेक्टर तक ही जाने का नौबत हो, हमको उसके ऊपर ना जाना पड़े, क्योंकि एडिशनल कलेक्टर तक ही पात्रता होगी, उसके बाद में पात्रता नहीं होती है। उसके बाद में आपका केस मेरिट के बेस में हो जाता है, तो जीआरसी में जाने पे आपके केस को वो लोग रिमांड बैक करेंगे कि नहीं करेंगे उसका कोई गारंटी नहीं रहता। तो ज़रूरी है यदि आप अपात्र हो तो आपको अपना केस ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर के यहाँ से रिमांड बैक करा ले, या तो वहीं से अगर पात्रता निश्चित होती है तो ऑर्डर निकलवा के वहीं से पात्रता निश्चित करवा लें। और आपने जान भी लिया कि डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे रिसिप्ट और असेसमेंट टैक्स।
चारों में से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक वैलिड हो, जिन्यून हो और एक सपोर्टिंग हो, तो आपकी पात्रता हो जाएगी। और ज़रूरी है इसमें आपको फॉलोअप लेना। देखिए कैसा होता है, बोलते हैं बहुत समय लगता है। देखिए क्या आप फॉलोअप नहीं करोगे, आप अपने केस को नहीं देखोगे तो कैसे होगा। हाँ, यदि ये हो सकता है कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप कंसल्टेशन करा सकते हैं। आप अगर अपात्र हैं और आपके पास समय नहीं है, आप अपने केस को नहीं हैंडल कर पा रहे, तो आप केस को हमारे पास भी दे सकते हैं। हम एज ए कंसल्टेशन कर सकते हैं आपके केस के लिए, जिससे क्या है आप अपात्र से पात्र हो जाएं। क्योंकि देखिए उसका बेनिफिट, टोटली बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि आपका घर है और आप पात्र हो जाते हैं तो आपको मुंबई में रहने के लिए एक अच्छा घर मिल जाएगा, जिसका बेनिफिट आप लाइफ टाइम उठा सकते हैं। तो ज़रूरी है कोई भी स्ट्रक्चर अपात्र छोड़ने से अच्छा उसकी पात्रता करा लें आप, आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो आपने समझा होगा कि आप अगर अपात्र हैं तो आपको अपनी पात्रता कैसे करवानी है, क्या डॉक्यूमेंट बेस होना चाहिए, किस अथॉरिटी को अपील करना है, किस हिसाब से रिमांड बैक होगा, या तो वहीं से ऑर्डर निकाल के पात्रता हो जाएगी, ये समझ गए। लेकिन फिर भी अगर आपको कैसा है अपात्र से पात्र होने में मुश्किल आ रहा है, ठीक है, आपका केस आपको समझ में नहीं आ रहा है या तो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। हम आपको उचित से उचित सलाह देंगे कि आपका केस कैसे पात्र होगा। और यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने केस को हमें सौंप सकते हैं, जिससे हम आपके केस का कंसल्टेशन करेंगे और आपकी पात्रता निश्चित कराने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपात्र रहना चाहते हैं कि या आप अपने प्रोजेक्ट में पात्र होना चाहते हैं। देखिए आपकी पात्रता अगर डिले भी होती है तो आपको पीएपी फ्लैट मिलेगा। आपके प्रोजेक्ट में अगर ख़त्म भी हो जाता है फ्लैट्स तो आपको पीएपी मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति 95 में अपात्र पड़ा है, उसका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया हो, अब वो सोच रहा हो कि मुझे नहीं मिलेगा, नहीं, आप अपना केस लाइए, उसको पात्रता हम करवाएंगे और आपको पीएपी में फ्लैट दिलाएंगे। ज़रूरी है कि आप अपना हक क्यों छोड़ें, ठीक है, आप अपने बेनिफिट को ना छोड़ें, क्योंकि ये बेनिफिट ना तो डेवलपर द्वारा दिया जा रहा है ना सोसाइटी द्वारा दिया जा रहा है, ये आपका हक है और ये सरकार द्वारा मिलता है। तो ज़रूरी है कोई भी आपके अपात्र स्ट्रक्चर को ना छोड़े, कोशिश करें कि उसकी पात्रता हो जाए। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो ऑटोमेटिकली आप हमसे सलाह ले सकते हैं, हम आपको सलाह देंगे, उस हिसाब से आप कार्रवाई करके अपनी पात्रता कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको मुश्किल है तो आप हमसे कंसल्टेशन करा सकते हैं, हम आपकी पात्रता कराने का पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज आपने जान लिया अपात्र से पात्र कैसे होंगे। इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी पात्रता कैसे निश्चित करवा सकते हैं। तो आपने जान लिया अपात्र से पात्र कैसे होना है, ज़्यादा टेंशन ना लें, उसके ऊपर ध्यान दें, उसको फॉलो करें और अपना पात्रता करवा के लें। ऐसे ही एसआरए के मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको समय समय पे हर एक विषय पे अवगत कराते रहेंगे। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।